Hello everyone, a warm good morning to all of you. Myself Rehabam Sengel, and once again you all are welcome to online classes for political science for 12th arts. And yesterday or in the last class, as we saw Cuban missile crisis और क्यूबाई मिसाइल संकट के संबंध में हमने पढ़ा और उसमें हमने देखा किस तरीके से दोनों ही सुपर पावर्स ने, जो यूएसएसआर और यूएसए, दोनों ही सुपर पावर्स ने एक लड़ाई से वो दोनों ही बच गए। हालांकि क्यूबा में वो लोग रशियन बेस ज़रूर बनाए थे यूएसएसआर ने, लेकिन कैसे ही दोनों की समझ की वजह से और वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुआ और वहाँ पर बेस नहीं बनाकर वो वापस यूएसएसआर के सेना वापस लौट गए। तो हमने कल के क्लास में उस बात को देखा था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। हालांकि कुछ बातें हमने इसके संबंध में पढ़ा है। शीत युद्ध क्या है, पहले हमने कुछ बातें शीत युद्ध के बारे में पढ़ा और उसमें हमने देखा शीत युद्ध में जैसे दोनों सुपर पावर्स के बीच में जो दो महाशक्तियां हैं, यूएसएसआर और यूएसए, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस, और दोनों के बीच में जो कॉम्पिटिशन्स है, जो कन्फ्रंटेशंस है और जो टेंशन्स है, जैसे प्रतिद्वंदिता और तनाव और जो संघर्ष दोनों के बीच में। लेकिन ये एक फिज़िकल वॉर जिसको हॉट वॉर कहते हैं और उसमें परिणत नहीं होता है, और वही कोल्ड वॉर है। तो इसमें विस्तारित रूप से हम इस बात को पढ़ेंगे, ये शीत युद्ध क्या है, व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ ए लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और दूसरा विश्व युद्ध का जो अंतिम चरण है और दूसरा विश्व युद्ध का जो समाप्ति है, और वो पूरे विश्व समकालीन जो विश्व राजनीति है उसका एक बहुत बड़ा पड़ाव है और एक महत्वपूर्ण इवेंट है, हम कह सकते हैं। इन 1945 द एलिट फोर्सेस led by the US Soviet Union, Britain and France defeated the Axis powers led by Germany, Italy and Japan, ending the Second World War 1939 to 1945। और जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र में हम जानते हैं इसके जो मेंबर्स हैं और उसमें यूएसओ के द्वारा अगुवाई किया गया हो, उसमें हम उसमें जानते हैं यूएसए थे, उसमें सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, और इन्होंने जो धुरी राष्ट्र है, धुरी राष्ट्र में हम जानते हैं जापान, इटली और जर्मनी, और इनको दूसरा विश्व युद्ध 1939 और 45 के बीच में जो हुआ इसमें वो हरा दिया और विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गई। द वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट टू रीजन्स आउटसाइड यूरोप इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, नाउ म्यांमार एंड पार्ट्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। और ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ और इसमें हमने देखा दो पावर ब्लॉक्स थे, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस, जिसको हम कहते हैं नाटो और वार्शो। और एक तौर पे हम ये कह सकते हैं पूरी जो दुनिया है ये दो भागों में बट गया था, और जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, मेजर पावर्स है, वो लोग इन दोनों ब्लॉक में जुड़े हुए थे और इनको भी शामिल किया गया था। जैसे कुछ देशों के नाम हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उनमें से मेजर पावर्स जो थे यूरोप के बाहर भी एशिया के थे, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री जैसे चाइना, बर्मा और फिर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, ये पार्ट्स ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट, ये सारे क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। द वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी। और ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ और इस विश्व युद्ध में बहुत बड़ी तबाही हुई, इंसानों की जीवन की भी और उनकी धन दौलत, जो भी उनके एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ है, वो भी नुकसान हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 एंड 1918। और ऑलरेडी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसकी जो पीरियड 1914 टू 1918 था, 1914 और फिर 1918 के बीच में, मतलब जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, ऑलरेडी ये विश्व युद्ध ने काफ़ी कुछ नुकसान हमारे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का कर चुका था और इससे पूरी दुनिया हिल गई थी एक तौर पे। नाउ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। और जैसे हमने पहले की क्लासेस में इस बात को अध्ययन किया है, और दूसरा विश्व युद्ध की जो समाप्ति है और वही शीत युद्ध की शुरुआत है। 1945 में जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है
the Cold War era begins. The World War ended when the United States dropped 2 atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on August 14. अगस्त महीने की 1945 में जब यूएसए ने 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर जापान के थे, और इनमें जब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने गिराए, और तब से वो समापन हम कह सकते हैं, वहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, और कॉजिंग जापान टू सरेंडर, और आत्मसमर्पण कर लिया जापान ने, क्योंकि बहुत बड़े नुकसान हुई, क्योंकि यूएसए ने उन दोनों शहरों में न्यूक्लियर बॉम्ब परमाणु बम की विस्फोट कर दिया. Now critics of the US decision to drop the bombs have argued that the US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs. और जो आलोचक हैं वो आलोचक ये बताते हैं, जो यूएसए ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए हिरोशिमा और नागासाकी में, और उसकी जो आलोचना करते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि वहाँ पर बॉम्ब गिराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी हार रहे थे और सरेंडर करने वाले, आत्मसमर्पण करने वाले थे, लेकिन फिर भी यूएसए ने वहाँ पर बॉम्ब गिरा दिए. दे सजेस्ट, वो ये बताते हैं that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow that the United States was supreme. और वो लोग ये भी बताते हैं, जो आलोचक हैं, जो लोग बॉम्ब गिराने के खिलाफ थे, और वो लोग ये भी सजेस्ट करते हैं और बताते हैं यूएसए ने जो कार्य किया बॉम्ब गिराने का, और वो इसीलिए किया ताकि वो ये दिखाना चाहते थे, विशेष करके मॉस्को जो रशिया का कैपिटल, और वो दिखाना चाहते थे कि वो ये सबसे बढ़कर है, सुप्रीम है, और वो नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर कहीं और जगह कब्जा करके, दूसरे प्रांतों को भी कब्जा करके अपने मिलिट्री का बेस बनाए और अपना ताकत वहाँ पर आजमाए और अपने साम्राज्य को बड़ा करे. वो नहीं चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, ये आलोचक बताते हैं. US supporters have argued that the dropping of the atomic bombs was necessary to end the war quickly and to stop further loss of American and allied lives. लेकिन जो लोग ये सपोर्ट करते हैं कि यूएसए ने जो बॉम्ब गिराया हिरोशिमा और नागासाकी में, वो अच्छा किया, ऐसा करके जो लोग सपोर्ट करते हैं, उनके फेवर में बोलते हैं, वो लोग ऐसा बताते हैं कि ये ज़रूरत था, क्योंकि बॉम्ब गिराने के बाद ही लड़ाई ख़त्म हुई, और जो बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का होने वाला था, और साथ ही साथ जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र के बारे में हमने देखा अभी थोड़े समय पहले, मित्र राष्ट्र में हमने देखा यूएसए और फ्रांस भी था उसमें, और यूएसएसआर भी था, और रशिया, सोवियत यूनियन भी था, और ये सब के जो नुकसान होने वाले थे, इस नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ऐसा बताते हैं लोग. वॉट एवर द मोटिव्स, और उनके उद्देश्य जो भी हो, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द राइज ऑफ द टू न्यू पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज. तो पूरे विश्व में हम देखते हैं, जो दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही ख़त्म हुआ, और उसके बाद पूरी दुनिया में हम देखते हैं 2 महाशक्तियाँ उभर के आई. 2 सुपर पावर्स रोज और इमर्ज्ड एज द आउटकम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe and in many other parts of the world. और जैसे जर्मनी हार गई, जापान भी हार गई, और उसके साथ यूरोप के अलग अलग प्रांतों में जो नुकसान हुआ, the United States and the Soviet Union became the greatest powers in the world with the ability to influence events anywhere on earth. और जो पूरे यूरोप के प्रांतों में नुकसान हुआ, जापान भी हार गए, और फिर जापान हार गए और जर्मनी भी हार गए. तो उनके हारने के बाद 2 सुपर पावर उभर के आए, और ये सुपर पावर दुनिया के किसी भी घटना को प्रभावित करने के सामर्थ्य को लेकर उभर आए. While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and the USSR as 2 superpowers rival to each other, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. और जैसे ही कोल्ड वार एक परिणाम था दूसरा विश्व युद्ध का ख़त्म होने का, दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होते ही कोल्ड वार की शुरुआत हो गई, तो एक परिणाम था. और यूएस एंड यूएसएसआर एस 2 सुपर पावर्स राइवल टू ईच अदर, जैसे एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी निकली उनकी, एक दूसरे के दुश्मन बने. इट वाज आल्सो रूटेड इन द अंडरस्टैंडिंग दैट, और ये भी इसमें समझा जाता है कि
जो नाश एटॉमिक बॉम्ब के द्वारा होने वाले थे या होने वाले हैं, और ये इतना बड़ा नुकसान है कि इनमें से कोई भी सुपर पावर इसको सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा होने वाला। सो द लॉजिक इज सिंपल। तो ये जो तर्क है ये बहुत ही आसान है, ये पावरफुल और बहुत पावरफुल भी। ये तर्क क्या है? व्हेन टू राइवल पावर्स आर इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely। कहने का मतलब ये है, दो सुपर पावर है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में ये एक तर्क है, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत शक्तिशाली। वो तर्क ये है, दोनों के पास एक दूसरे को नाश करने के लिए परमाणु हथियार है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को वो नाश नहीं करते और नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है अगर एक जीत भी जाए तो भी इनको भी बहुत बड़ी तबाही होगी। तो इसीलिए एक फुल प्लेज वॉर, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस प्रकार का एक लड़ाई होना असंभव हो गया दोनों के बीच में। एंड इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशंस, चाहे एक दूसरे को उकसाए तो भी, नेदर साइड वुड वांट टू रिस्क वार सिंस नो पॉलिटिकल गेन्स वुड जस्टिफाई द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर सोसाइटीज़। एक दूसरे को उकसाए तो भी, अगर उनको कोई राजनीतिक फ़ायदा होता है तो भी वो लोग लड़ाई करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक फ़ायदा होने से बढ़कर उनकी जो नुकसान होगी और वो उचित नहीं होगा, और इसीलिए वो लड़ाई करना नहीं चाहेंगे। In the event of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or other side as the winner। और अगर लड़ाई हो जाती है और ये न्यूक्लियर वॉर होगी, तीसरा विश्व युद्ध होगा, और इतने बुरी तरीके से एक दूसरे का नुकसान होगा और ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि जो जीत गए वो भी उनके पास भी ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता तो इस प्रकार की नुकसान हो जाती। सो इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज टू अटैक एंड डिसेबल द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ हिज राइवल, द अदर वुड स्टिल बी लेफ्ट विथ इनफ न्यूक्लियर वेपन्स टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन। अगर इनमें से कोई भी, इनमें से मतलब दो सुपर पावर के बीच, एमंग बिटवीन द टू सुपर पावर्स यूएसएसआर एंड यूएसए, आई मीन ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस, तो इनमें से अगर कोई भी एक दूसरे को नाकाम करता है, उनके पावर को नाकाम करता है, उनके जो न्यूक्लियर पावर्स उनको नाश करके नाकाम करने की कोशिश करता है, फिर भी इतने हथियार तो उनके पास बच ही जाएंगे जिसके द्वारा वो अनचाहे या तो जो सोचा नहीं होगा ऐसा नाश वो कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, और इसको कहते हैं अवरोध। अवरोध मतलब ये है, ये समझना कि दोनों की लड़ाई हो गई तो बहुत बड़ी नुकसान होगी, और इस बात को समझ के वो लड़ाई से बचना चाहते हैं। दोनों सुपर पावर लड़ाई करना नहीं चाहते। ये छोटी मोटी लड़ाई की बातें नहीं हो रही यहाँ पर। तीसरा विश्व युद्ध, तो तीसरा विश्व युद्ध इन दोनों के बीच में नहीं होगा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लॉजिक ऑफ डिटरेंस, और हिंदी में हम बोले तो इसको अवरोध कहा जाता है। बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नेदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। और दोनों तरफ से, दोनों के पास इतने सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, और एक दूसरे को बदला ले सकते हैं, उनको आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन जो तबाही इसके द्वारा होगा और उस तबाही को वो सहन नहीं कर पाएंगे बाद में। Thus the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, और इस प्रकार से जो कोल्ड वार है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी तनाव या संघर्ष होने के बावजूद of rivalry between great powers remained a cold and not hot war shooting war। तो इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में बहुत बड़ी तनाव होने के बावजूद, संघर्ष होने के बावजूद, ये लड़ाई एक हॉट वार में परिणत नहीं हुआ, तो ये कोल्ड वार ही रहा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ऐसे लड़ाई वो नहीं रहा। सो द डिटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वार बट नॉट द राइवलरी बिटवीन पावर्स। तो डिटरेंस, जिसको अवरोध कहते हैं, ये लॉजिक, ये तर्क कि हमारी बहुत बड़ी नुकसान होगी अगर लड़ाई हो गई, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और इसीलिए वो लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं, जिसको लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहते हैं। और ये जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस या तो डिटरेंस का जो संबंध है, ये
उनके दुश्मनी को तो ख़त्म नहीं किया, उनके दोनों के बीच में दुश्मनी रही। दे हैड एनमिटी बिटवीन देम बट इट डिडंट कम इनटू ए फुल प्लेज वॉर। लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध जैसा एक युद्ध नहीं बना। तो आज हमने विशेष करके देखा है कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध हमने देखा दोनों के बीच में जो तनाव हैं और जो संघर्ष हैं, जो प्रतिद्वंद्विता है, और ये सारे बातें, और इसके अलावा भी हमने इस बात को भी देखा है कि दोनों के बीच में एक समाज को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय अपनाना जरूरी है, और वो भी बातें इस कोल्ड वार में इंक्लूड होता है जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, only this much for today, and we will discuss about the same topic and we'll continue it in the next episode or next chapter. And all of you have a nice day. Thank you.